Welcome back, guys. This is the third part of our in days 116. So लीज पेमेंट्स देखो कंपोनेंट्स ऑफ लीज पेमेंट्स। एक तो फिक्स लीज पेमेंट आएगा जो एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, उसमें से लेस करना है लीज इंसेंटिव्स या फिर साइनिंग बोनस। जो रिडक्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी है इसको डिडक्ट करना होगा, दैट इज लेसर कुछ अगर इंसेंटिव के तौर पे लेसी को पेमेंट करते हैं उसको डिडक्ट करेंगे। देन वेरिएबल पेमेंट्स लिंक टू अ रेट और इंडेक्स। वेरिएबल पेमेंट दो तरह का हो सकता है, एक तो लिंक टू अ रेट और इंडेक्स। इंडेक्स और रेट बोले तो लिबर या तो सीपीआई, इसको इंक्लूड करेंगे लीज रेंटल में। इफ़ द वेरिएबल पेमेंट इज नॉट लिंक टू अ रेट और इंडेक्स इसको एक्सक्लूड करेंगे एंड पी&एल में एक्सपेंस बुक कर देंगे। ये जो लिंक और रेट ऑफ इंडेक्स है इसको हम लोग लेंगे एज ऑन द कमेंसमेंट डेट, द सेम रेट टू बी टेकन फॉर द एंटायर लीज टर्म। एंड ये जो समझो लेबर या फिर सीपीआई में कुछ चेंजेस आया, तो अगर ये चेंज एक्चुअल कैश फ्लो में कुछ चेंजेस लाता है ऑन रीमेजरमेंट डेट, उस दिन हम लोग न्यू रेट में नया रिवाइज्ड लीज रेंटल को वेरिएबल पेमेंट में इंक्लूड कर लेंगे। देन ऐड करेंगे इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट्स। दीज अपेयर्स टू बी वेरिएबल पेमेंट्स बट इन सब्सटेंस इट इज़ अ फिक्स लीज पेमेंट। मतलब देखने से लगेगा अपेरेंटली इट्स वेरिएबल है, बट अल्टीमेटली वो फिक्स्ड पार्ट में ही आता है, उसको ऐड करना है। फिर परचेज ऑप्शन प्राइस, व्हेन द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, देन परचेज ऑप्शन प्राइस रहेगा, उसको भी ऐड कर देंगे। फिर टर्मिनेशन ऑप्शन, अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टेन द टर्मिनेशन वुड हैपन, पेनल्टी के तौर पे कुछ चार्जेस देना है उसको भी इंक्लूड करना है। देन रेसिडुअल वैल्यू गारंटी टू द लेसर, मतलब एट द एंड ऑफ लीज पीरियड अगर लेसी को रिस्टोरेशन चार्जेस कुछ अगर लेसर को पेमेंट करना रहेगा ना वैल्यू गारंटी के हिसाब से, वो भी हम लोग लीज रेंटल में ऐड करेंगे। ये सारों को ऐड कर देंगे कमेंसमेंट डेट में, सबको ऐड करने के बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे and that will be considered as the lease liability or ROU asset on the commencement date. Then initial direct cost, this is applicable to the lessor. These are incremental cost of obtaining a lease. If the lease had not been obtained, these costs would not have incurred. मतलब अगर वो लीज नहीं होता है, इन दैट केस लेसर को ये सब खर्चा नहीं करना पड़ता। तो उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, एक तो कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट, लीगल फीस, लीज डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कॉस्ट, पेमेंट टू एग्जिस्टिंग लेसी टू मूव आउट। मतलब कोई एग्जिस्टिंग लेसी है जिसको हटाने के लिए कुछ पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा, उसको भी इंक्लूड कर देंगे। इसमें से एक्सक्लूडेड रहेगा एम्प्लॉय का सैलरी, लीगल फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन चार्जेस, नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशंस। देन इकोनॉमिक लाइफ, ये मैनेजमेंट जजमेंट के हिसाब से होता है। दो तरीके से इसको जज किया जा सकता है, एक तो टाइम बेस्ड, एक आउटपुट बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड इकोनॉमिकली, एंड आउटपुट बेस्ड का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड। देन डिस्काउंट रेट, फर्स्ट प्रेफरेंस इज लेसर्स IRR that is implicit interest rate in the lease. अगर ये नहीं है then second preference will be lessee's incremental borrowing rate. Incremental borrowing rate लेसी का क्या होता है, how much the banker would have charged for a loan taken to buy the asset. अगर लेसी ये एसेट लीज में ना लेके खरीद लेता लोन लेके बैंक से, इन दैट केस बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना दैट विल बी द डिस्काउंट रेट। तो फर्स्ट में जो लेसर्स IRR है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों को पता है। IRR हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरपोलेशन अप्लाई करके, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज विल बी इक्वल एट दिस रेट। अभी लेसर का इनफ्लो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, लेसी जो लीज पेमेंट देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो हो गया। अभी उसमें तो देखो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इंक्लूडेड है, बट जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है वो तो इंक्लूडेड नहीं था, उसको अलग से जोड़ेंगे तो इनफ्लो हो गया। एंड आउटफ्लो में क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, जो एसेट लीज में दे रहा है उसका जो फेयर वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, उस डेट का फेयर वैल्यू लेंगे, एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसको हम लोग इंटरपोलेट करके IRR निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ये डेटा अवेलेबल नहीं है देन वी विल मूव टू सेकंड थिंग, दैट इज लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इन एनी केस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट दिया रहता है, ठीक है। चलो देन लेसी अकाउंटिंग, इनिशियल रिकॉग्निशन में जिस दिन मतलब कमेंसमेंट डेट में हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, ROU एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। देन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, इसमें 3 एंट्री पास करेंगे।
जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है ना उसमें 3 एंट्री पास करना होगा। एक तो डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे, आर ओ यू एसेट घट जाएगा। देन आवर सेकेंड एंट्री विल बी फाइनेंस चार्जेस जो पीओरएल में पास करेंगे, इसमें लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ये इसका अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एकदम मिलता जुलता है, सिमिलर है। देन इंस्टॉलमेंट जो लीज रेंटल्स पे करेगा लेसी, उसमें से क्या होगा, जो लीज लायबिलिटी है हर साल घटते जाएगा। तो ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझेगा। देन देर इज़ अ ऑप्शनल एग्जेम्पशन, मीन्स these are not considered as a lease, expenses are charged to PRL। दो केस है, शॉर्ट टर्म लीजेस एंड लीज फॉर लो वैल्यू आइटम्स। एक तो जहाँ पे लीज टर्म लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स एंड नो परचेज ऑप्शन टू द लेसी, और लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम्स, सर्टेन लो वैल्यू आइटम्स लाइक लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कॉपियर्स एटसेट्रा यूज्ड इन ऑफिस ऑन रेंटल बेसिस, बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ये दोनों केस में इसको हम लोग लीज नहीं मानेंगे, इसको रेंटल एक्सपेंस के हिसाब से P&L में चार्ज कर देंगे एज एंड व्हेन दे इनकर। तो रेंट एक्सपेंस का अकाउंटिंग होता है इसमें, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, P&L डेबिट टू रेंट एक्सपेंसेस, एक्रूअल एंड पेमेंट का 2 एंट्री पास कर देंगे। देन लीज मॉडिफिकेशन, रीमेजरमेंट। मॉडिफिकेशन का फर्स्ट केस इज मॉडिफिकेशन में 3 केस में मॉडिफिकेशन हो सकता है, चेंज इन स्कोप, चेंज इन कंसिडरेशन और चेंज इन लीज टर्म। अभी लेसी को अगर एडिशनल राइट ऑफ यूज़ मिल रहा है एंड एडिशनल राइट ऑफ यूज़ जो मिल रहा है ना वो एट इट्स ओन स्टैंड अलोन प्राइस, ये दोनों कंडीशन अगर ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन ट्रीट ना करके सेपरेट लीज ट्रीट कर देंगे। दैट इज अ न्यू ROU एसेट विल बी रिकग्नाइज्ड एंड एग्जिस्टिंग ROU एसेट को हम लोग टच नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, इफ ईदर ऑफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड इट विल बी ट्रीटेड एज अ मॉडिफिकेशन। इसमें क्या है, लेसी एंड लेसर एग्रीज टू मॉडिफाई द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एग्रीमेंट मॉडिफाई होगा, दोनों मिलकर करेंगे एडजस्टमेंट इन, मतलब इसका अकाउंटिंग होगा, ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे न्यू डिस्काउंट रेट में। अभी मॉडिफिकेशन को 2 पार्ट में समझेंगे। देखो, एक तो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है कंसिडरेशन में, देयर कैन बी एन इंक्रीज इन स्कोप, इंक्रीज इन टर्म। ये सारा केसेस में ROU एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी ये एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, इसमें P&L नहीं आएगा। And second case is where the scope or the term of lease is decreasing, that is the lessee has given up right of use। समझो 50% right lessee ने give up किया, in that case proportionate reduction of ROU asset and lease liability को करना है। that is लीज एसेट्स को 50% से घटाएंगे, लीज लाइबिलिटी को भी 50% से घटाएंगे। ये दोनों का जो 50% जो डिक्रीज है ना, ये डिक्रीज का जो डिफरेंस है इसको हम लोग डी रिकग्निशन अकाउंटिंग मान के P&L में चार्ज कर देंगे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन में। तो इलस्ट्रेशन जब करेंगे ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली समझना बेटर है। देन रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है। लेसी रीमेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज कंडीशन। देखो, रीमेजर मॉडिफिकेशन लेसर और लेसी दोनों मिलके करेंगे एग्रीमेंट में, रीमेजरमेंट लेसी अकेला करेगा, लेसी रीमेजर्स। 2 केस है, एक तो लीज टर्म में कुछ चेंजेस है और परचेज ऑप्शन, मतलब दोनों ही केस में यहाँ पे ये लीज टर्म रिलेटेड अगर जो रीमेजरमेंट है ना, इफ़ दिस इज रिलेटेड टू लीज टर्म देन रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना होगा, न्यू डिस्काउंट रेट। अगर द रीमेजरमेंट इज रिलेटेड विथ लीज पेमेंट्स, दैट इज वेरिएबल लीज रेंटल में कुछ चेंज हुआ ड्यू टू रेट और इंडेक्स चेंज, इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट में कुछ चेंज होता है या फिर रेसिडुअल गारंटी में कुछ चेंज होता है, ये केस में हम लोग रिवाइज लीज लायबिलिटी को मेजर करेंगे ओरिजिनल डिस्काउंट रेट में जो ओल्ड रेट है। तो एडजस्ट ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी, इसमें भी वही है। देन there is a amendment in modification due to COVID, a practical expedient is added for a lessee, not compulsory। देखो, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कंडीशंस, अभी ये एक्सपीडियंट लेने का कुछ कंडीशंस है। if there is a rent concession and which are direct outcome of COVID-19 or lockdown, and after rent concession lease rentals remain substantially the same or reduce, मतलब सेम रहेगा चलेगा, रिड्यूस होगा चलेगा, बट इंक्रीज होगा नहीं चलेगा। कंडीशन 3, these rent concessions in the form of rent reduction, rent waiver or rent deferral cannot extend beyond 30th June 2021। फोर्थ पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम रेंट कंसेशन देयर आर नो अदर सब्सटेंशियल चेंज इन द लीज, मतलब ये छोड़ के और कोई चेंज नहीं है।
अब ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो लेसी कैन अवेल दिस चॉइस. व्हाट इज़ द एक्सपीडियंट? ये एक रिलैक्सेशन है. लीज लायबिलिटी टू बी मेजर्ड एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट. एंड इसका इम्पैक्ट क्या है? डोंट ट्रीट इट एज अ लीज मॉडिफिकेशन. तो इसमें दो अकाउंटिंग में ये इसका जो अकाउंटिंग करेंगे ना मॉडिफिकेशन, इसमें दो चीज़ याद रखना है. जो रीमेजरमेंट होगा लीज लायबिलिटी का, दैट विल बी एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट. एंड सेकेंड थिंग इज, जो ओरिजिनल लीज लायबिलिटी का अभी बुक वैल्यू है, उससे जो रिवाइज लीज लायबिलिटी आएगा ना, दोनों का जो डिफरेंस है उसको आरओयू एसेट में एडजस्ट नहीं करेंगे हम लोग, P&L में चार्ज कर देंगे जो भी गेन लॉस आएगा ड्यू टू रीमेजरमेंट, राइट. देन लेसर अकाउंटिंग है. लेसर विल classify the lease as a finance lease or operating lease based on whether the risks or rewards associated with the asset are significantly transferred to the lessee. अगर significant risk reward transfer हो गया lessee को, then it will be considered as finance lease. अगर significant risk and reward stays with the lessor, then it will be considered as a operating lease. अभी finance lease में दो चार चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा. एक तो ओनरशिप, अगर जो आइडेंटिफाइड एसेट है उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया लेसी को. दूसरा है, अगर लेसी हैज़ अ परचेज ऑप्शन एंड सब्सटेंशियली परचेज ऑप्शन एट अ सब्सटेंशियली लोअर प्राइस. देखो, एक तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है लेसी को, नहीं तो जो परचेज ऑप्शन है, लेसी इज सर्टेन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन. तीसरा पॉइंट है, लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. दैट इज, जो लीज टर्म है ना वो 75% जो इकोनॉमिक लाइफ है कवर कर जा रहा है. एंड फोर्थ पॉइंट है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है, मतलब जो लीज रेंटल्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. दैट इज अप टू 90% से भी ज़्यादा कवर कर ले रहा है. ये सब केस जब होगा, वो केस में हम इसको फाइनेंस लीज क्लासीफाई कर देंगे. If any of the above conditions are satisfied, then it will be classified as a finance lease. अगर finance lease classify नहीं हो पाता, then the lessor will be treat it as operating lease. ये जो होगा लेसर के बुक्स में होगा. लेसी के याद रखना, लेसी के केस में कुछ ऐसा फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का क्लासिफिकेशन नहीं आता है. ओके. देन देयर विल बी टू स्पेसिफिक मैटर्स. मैं इसको एडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाता हूँ. दो एडिशनल टॉपिक्स है. एक है आपका सब लीजेस एंड दूसरा है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस. इसके ऊपर दो तीन प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है ICAI के बुक्स में जो हम लोग कवर करेंगे. एंड तो मोरलेस कॉन्सेप्चुअल जितना भी पार्ट है ना लीज को, मतलब ये जो आपका इंड AS 116 है, इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कवर कर चुके हैं हम लोग. आई होप आप लोग ये वीडियो देखो. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है. एंड ऐसा नहीं है कि आप लीज में 30-40 घंटा लगा के पढ़ो. सो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 आवर्स. आपका लीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो गाइज जितना भी कॉन्सेप्ट्स है ये 3 वीडियो में, मैं 3 पार्ट में डाल रहा हूँ. इट विल बी अराउंड 50 मिनट्स. तो आप 50 मिनट्स का ये जो 3 वीडियो है फिर से एक बार देख लीजिए एट अ स्ट्रेच, बैक टू बैक. तो आपका ये कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा. उसके बाद मैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन जो ICAI का है वो सारा डिस्कस करूँगा. तो आप लोग वो एक बार देख लेना, तो आपका पूरा लिस्ट कवर हो जाएगा. ओके गाइज, आई होप वीडियोज़, शायद ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगे. अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर करूँगा ऐसे ही विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ICAI. चलो गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.